तो जो फर्स्ट टाइप का सर्कुलर मोशन है उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप समझ ही गए, यूनिफॉर्म का मतलब है कि स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगा। स्पीड चेंज नहीं होगा यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज होना है। सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है जिसमें डायरेक्शन कांस्टेंट रहे। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² कांस्टेंट रहेगा। ओमेगा यानी कि आपका एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसी डायरेक्शन में घूम रहा है। डायरेक्शन चेंज नहीं, भाई जब स्पीड चेंज नहीं हो रही तो डायरेक्शन कैसे चेंज होगा? तो डायरेक्शन भी वही है, मैग्नीट्यूड तो वही है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट से घूम रहा है। फिर अल्फा की बात करें तो अल्फा इस केस में क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो ध्यान रहे, लीनियर वेलोसिटी भले चेंज होता हो पर एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं होता। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज़ीरो। जब स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या लिखोगे? ज़ीरो। तो केवल एक ही एक्सेलरेशन आपके पास होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट। डायरेक्शन ऑब्वियसली कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की पोजीशन बदलती जाएगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बदलता जाएगा। आप कहोगे रहेगा तो हमेशा सेंटर की तरफ, लेकिन मैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में अगर लिखूं तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस जे कैप में है, यहाँ माइनस आई कैप में, यहाँ माइनस जे कैप में, यहाँ प्लस आई कैप में। तो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना। फिर हम बात करते हैं टोटल वर्क डन की। तो टोटल वर्क डन यहाँ कितना होगा? तो एक ही फोर्स है ले देकर, कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है? जिस फोर्स की वजह से आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर या m ओमेगा v, इनमें से कोई भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन। हमेशा किधर लगेगा? डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल के, यानी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू सर्कुलर पाथ, ऑलवेज इन रेडियल डायरेक्शन। तो जब यही एक फोर्स रह गया है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक ही है तो फोर्स भी एक ही है, और ये जो फोर्स है, अच्छा मल्टीपल फोर्सेस हुए तो क्या करोगे? तो भी यही बोलोगे कि नेट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ध्यान रखना। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल ही आएगा। तो जब रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर आएगा तो वर्क डन क्या आएगा? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ये फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या लगेगा? परपेंडिकुलर। तो वर्क डन ज़ीरो, पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स ज़ीरो। तो यहाँ पे ना कोई वर्क डन होगा ना कोई पावर होगी। ऑब्वियस है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ज़ीरो। और हम जानते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन कैसे होगा? तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये करना होता है कि आपको वो फोर्स पहचानना होता है जो सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, क्योंकि कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल बन सकता है बशर्ते वो दो चीज़ें करे। पहली चीज़ तो वो हमेशा क्या करे? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे। दूसरा, उसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ हो। जैसे यहाँ पे अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दें और एक पार्टिकल इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है तो हम क्या कहेंगे? रस्सी से आपने पार्टिकल को बांधा और ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया, तो टेंशन है जो सेंटर की तरफ लग रही है और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो टेंशन दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है। एक तो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है और दूसरा हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे टेंशन किसका काम करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो टेंशन की वैल्यू आप mv²/r और या mr ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये जो है ये पार्ट शुरू हो गया आपका डायनामिक्स पार्ट, जिसमें कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सर्कुलर मोशन जो है वो किन कारणों से पॉसिबल होता है, किन फोर्सेस के कारण अकर करता है। अगर हम ग्रेविटी को कंसिडर कर ले यानी कोनिकल पेंडुलम का केस हो तो उसमें क्या होता है? मैंने आपको बताया था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, टी कॉस थीटा और एम जी। तो यहाँ पे टी कॉस थीटा तो आपके एम जी को बैलेंस करने का काम करेगा और टी साइन थीटा क्या काम करेगा? तो टी साइन थीटा आपके सेंटर की तरफ लगेगा और ये हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, यानी ये किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो। थीटा को 90 डिग्री होने के लिए,
थीटा 90 डिग्री मतलब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमे। इसके लिए टेंशन कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। ग्रेविटी को जब तक नेग्लेक्ट नहीं करोगे तब तक पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो 2π√L cos θ/g। ये हमने कहाँ से निकाला? टी की कैलकुलेशन से निकाला है। ये टी साइन थीटा था, ये टी कॉस थीटा था, रेशो लिया तो टी कैंसिल हो गया, केवल आर ओमेगा स्क्वायर और जी बचा। आर का वैल्यू हमने यहाँ से रख दिया, r/L बराबर कॉस थीटा, तो r बराबर L cos थीटा, ये रख कर हमने सॉल्व किया है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं इसके। फिर एक फेमस वैरायटी होती है कि एक रॉड है जिसका लेंथ L है, मास m है, इसको रोटेट कर रहे हैं सर्कल में अबाउट 1 एंड। तो आपसे पूछा जाता है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सपोर्ट कितना होगा। तो यहाँ पे कितना फोर्स आप लगाएंगे इसको घुमाने के लिए, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? पहले एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो रॉड होगी इसके सभी टुकड़ों पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। आप इसको ऐसा इमेजिन करिए कि सारे लोग जो हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक एंड के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। इसने पिलर पकड़ा हुआ है और बाकी सब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो इन सबके हाथों पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी की प्रेजेंस की वजह से ये सब सर्कुलर मोशन कर पा रहे होंगे। तो इंटीग्रेशन की मदद से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये फोर्स कितना होगा। तो ये होगा ½m⍵²L। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि टेंशन इन द रॉड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सपोर्ट, ये तो पूरे रॉड के लिए हमने फोर्स निकाला। अगर x डिस्टेंस पे टेंशन पूछा जाता है तो जिस फॉर्मूले से हमने, जिस इंटीग्रेशन से ऊपर वाला रिजल्ट निकाला था, उसी में ही हम लिमिट्स चेंज करके ये रिजल्ट निकाल लेते हैं। याद रखना आसान है। टोटल फोर्स क्या था? ½ m⍵²L, वो तो एज इट इज आएगा। x डिस्टेंस पे पूछा है तो L² - x²। इसी तरीके से आपको कहा लिक्विड है, मास m का, ट्यूब में इनक्लोज किया है, ट्यूब का लेंथ है L, ट्यूब को रोटेट कर रहे हैं अबाउट 1 एंड। तो कितना फोर्स है जो लिक्विड एक्सर्ट कर रहा होगा? वंस अगेन वही फॉर्मूला, ½ m⍵²L। आपने देखा होगा जब आप मिक्सर में किसी लिक्विड को घुमाते हैं तो उसके जो मास पार्टिकल होते हैं वो दीवारों पे जाके चिपक जाते हैं, लिक्विड वहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि मास पार्टिकल्स को घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलता, इसलिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए कहाँ जाते हैं? दीवार की तरफ जाते हैं। दीवार उनको नॉर्मल देती है तो वो सर्कुलर मोशन कर पाते हैं, अदरवाइज वो फ्रिक्शन के कारण वहीं पर चिपक के रह जाते हैं। ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, यानी कि जिसमें आपका डायरेक्शन भी चेंज होगा और स्पीड भी चेंज होगा। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी तो किसी भी इंस्टेंट पे आप लिखोगे ½mv², ओमेगा का मैग्नीट्यूड लिखोगे v/r, लेकिन अब आपका ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ना तो उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, ना ही उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अल्फा मतलब डायरेक्शन भी बदल सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर सेम डायरेक्शन में घूमते हुए स्पीड आपने बढ़ा दी तो आपका ओमेगा बदल गया, और अगर आपने घूम रहा था वहाँ से रोक कर उल्टी डायरेक्शन में घुमाना शुरू कर दिया तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं होगा, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन अब एक्सेलरेशन का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा। यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल होगा। टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल क्योंकि एक दूसरे से 90 डिग्री पर एक्ट करते हैं, इसलिए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वेक्टर सम की तरह लिखा जाता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम r अल्फा लिखते हैं। सेंट्रीपिटल के फॉर्मूले आपको पता है, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। अगर पार्टिकल पर नेट फोर्स पूछा जाएगा तो वो भी वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल फोर्स प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। टोटल फोर्स इनका वेक्टर सम होगा। यहाँ पे वर्क डन पूछा जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण तो वर्क डन ज़ीरो ही आएगा, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा। टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन कितना होगा? टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपका जो पार्टिकल है वो स्पीड उसका बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल लगेगा, और अगर घट रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी अगर स्पीड बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है, अगर स्पीड घट रहा है तो टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है। यहाँ पे पावर निकाली जाएगी तो वंस अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए पावर डिलीवर्ड ज़ीरो आएगा। जो भी पावर आपको मिलेगा वो टेंजेंशियल फोर्स के लिए ही मिलेगा। यहाँ पे हमने दोनों कैलकुलेशन वर्क और पावर के यही सोच के किए हैं
कि आपकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है, बट ऑपोजिट केस भी पॉसिबल है, यानी पावर डिलीवर नेगेटिव हो सकता है, यानी आपका टेंजेंशियल वर्क नेगेटिव वर्क डन पर यूनिट टाइम भी कर सकता है। अगर आपसे पूछा जाए एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल वही होगा जो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल के बीच में होगा, क्योंकि ये आपका पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, और आपकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, टोटल एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। हमने कहा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच, ये एक्सेलरेशन टोटल है मत भूलिए, तो ये एंगल निकालना है, तो इस एंगल को क्या लिखेंगे, ये कंपोनेंट अपॉन ये कंपोनेंट। ये कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये कंपोनेंट होगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।